नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मात्र 100 दिन बचा हुआ है और तैयारी बहुत सारी करनी है। तो इसमें सहायक हो सकता है आपके लिए हमारा अध्ययन इंफोटेनमेंट का वीडियो, जो कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास और राज व्यवस्था का वीडियो लगातार जारी है और लगभग समाप्त होने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त काल के बारे में, जिसमें गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में हम लोग सारी पढ़ाई कर चुके थे। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल का प्रशासन, इसके अलावा गुप्त काल के समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, कला, संस्कृति एवं साहित्य इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो मैंने डेडिकेट किया है प्रशासन पर, मतलब कि किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा था गुप्त काल में, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। अगर हम लोग गुप्त काल के प्रशासन की बात करें तो केंद्र में राजा हुआ करता था। जिस प्रकार से हम लोगों ने मौर्य प्रशासन पढ़ा था, उसमें भी केंद्र में कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। लेकिन वहां पर राजा जो हुआ करता था बहुत ज्यादा सशक्त हुआ करता था। यहां पर राजा की जो शक्तियां हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ गई थी, क्योंकि सामंतवाद का युग जो है गुप्त काल में 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था और विभिन्न सामंतों का उदय होना शुरू हो गया था, क्योंकि यह ट्रांजिशन फेज था। हम लोग प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर जाने लगे थे, ठीक है, और इसीलिए इसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। और गुप्तोत्तर काल में आकर के तो पूरा का पूरा ही ट्रांजिशन फेज कहा जाता है, परिवर्तन का काल कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन भारत से मध्यकाल की तरफ हम लोग प्रस्थान करने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर राजा की शक्तियों में ह्रास हुआ, लेकिन सैन्य प्रशासन का, न्याय प्रशासन का और प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वप्रमुख केंद्र जो हुआ करता था वह अभी भी राजा ही हुआ करता था। सर्वोच्च जो शक्तियां थी प्रशासनिक, वो सब प्रशासनिक शक्तियां जो है वह राजा में ही केंद्रित थी। लेकिन जो राज्य था, राजा जो था वह राज्य से प्रशासन करता था, अपनी राजधानी से प्रशासन करता था। उसके अलावा विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ था गुप्त साम्राज्य का प्रशासन, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रशासन में। यदि हम लोग देखें तो राजा जो था वह अपने साम्राज्य से, या फिर राजधानी कह सकते हैं, जहां पर राजा खुद रहता था वहां से प्रशासन चलाता था और वही केंद्र बिंदु में हुआ करता था। इसके बाद जो आपका देश था वह विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है, जहां पर राजकुल के सदस्य या फिर राज परिवार के जो सदस्य थे वह प्रधान अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो यह जो है आपका प्रांतों में विभाजित था, जिसको देश, भुक्ति या फिर अवनी कहते थे, ठीक है। और उसका जो प्रधान हुआ करता था उसको उपरिक कहा जाता था, यह जरूर याद रखिएगा। विभिन्न जो प्रांत थे वह विषयों में बटे हुए थे, जिनको आप जिला कह सकते हैं, आज के डेट के हिसाब से जिला कह सकते हैं, जो कि विषय कहलाते थे गुप्त काल में, ठीक है। और उनका जो प्रधान हुआ करता था उसको विषयपति कहा जाता था। अब जिले जो थे वो भी आपके विधियों में बटे हुए थे, जिनको आज के डेट में आप तहसील के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो विधियों में बटे हुए थे जिले, जिनका प्रमुख आयुक्त हुआ करता था, ठीक है। उसका प्रमुख कौन हुआ करता था? आयुक्त हुआ करता था। और तहसील जो है वह विभिन्न ग्रामों के समूहों में बटा हुआ था, जिसको कि पेठ कहा जाता था, ठीक है। और यह ग्राम से बड़ी इकाई हुआ करती थी, ठीक। और पेट के नीचे ग्राम जो हुआ करता था वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था, और उसका प्रमुख जो है वह ग्रामनी कहलाता था, ठीक है। ग्रामीणी या फिर ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। ग्रामिक ज्यादा बेहतर रहेगा, ग्रामिक याद रखिए, जो कि सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रशासनिक ढांचे के बारे में। सबसे पहला आपका राजधानी हो गया, जहां से राजा प्रशासन करता था। उसके बाद जो है विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत जो थे वह जिलों में बटे हुए थे।
जिले जो थे वह तहसील में बटे हुए थे, तहसील जो थे वह ग्रामों के समूह में बटे हुए थे जिनको पेठ कहते थे, और सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी वह आपका क्या हुआ करती थी, ग्राम हुआ करती थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा चलता था। अब हम लोग चलते हैं राजा के पास कि राजा केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से चलाता था। ठीक है, राजा जो होते थे उस समय वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। और विभिन्न राजा जो है अपनी तुलना देवताओं से भी करते थे। जैसे समुद्रगुप्त जो है वह अपनी तुलना इंद्र भगवान इत्यादि से करता था, इंद्र, वरुण इत्यादि, मरुत इत्यादि देवताओं से किया करता था। ठीक है, तो यह है आपका समुद्रगुप्त के बारे में। और राजा के बारे में कि राजा जो है वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे और अपनी तुलना देवताओं से किया करते थे। ठीक है, इसके बाद राजा के सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। जैसा हम लोगों ने मौर्य काल में भी देखा था कि राजा के सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी मंत्री परिषद जरूर हुआ करती थी। और मंत्री परिषद के जो प्रमुख मंत्री हुआ करते थे उनको अमात्य कहा जाता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रशासन के केंद्र में राजा हुआ करता था जो कि अपने आप को महाराजाधिराज या फिर परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करता था। सहायता हेतु मंत्री परिषद हुआ करता था और मंत्री जो थे वह अमात्य कहलाते थे। और मंत्रियों का पद जो हुआ करता था वह अनुवांशिक हुआ करता था, मतलब कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस प्रकार से वंशानुगत मंत्री का पद हुआ करता था। मंत्री जो है उसका चयन या फिर चुनाव नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो एक ही मंत्री के पास अनेक पद हुआ करते थे। जैसा हम लोग देखते हैं आपका समुद्रगुप्त के टाइम में हरिसेन जो था वही विभिन्न पदों पर था। ठीक है, वही अमात्य के पद पर भी था, वही सैन्य प्रशासन के पद पर भी था। इस प्रकार से अनेक पदों पर हरिसेन ही था। तो एक ही मंत्री अनेक पदों पर भी विराजमान हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, वेतन जो था, मंत्रियों का जो वेतन था वह या तो नकद यानी कि कैश के रूप में दिया जाता था, कैश मतलब कि मुद्राओं के रूप में, या फिर भू राजस्व के रूप में भी दिया जाता था। मतलब कि उनको विभिन्न ग्राम या फिर जिले दे दिए जाते थे जिनका कि प्रशासन वो संभालता था, और वहां से जो भी राजस्व इकट्ठा होता था भूमि कर के रूप में या फिर व्यापार कर के रूप में, अनेक करों के रूप में, जो भी उसका राजस्व मतलब कि मिलता था वह मंत्री अपने पास रख लेता था। तो इस प्रकार से या तो कैश दिया जाता था मुद्राओं के रूप में या फिर भू राजस्व के रूप में उनका वेतन का भुगतान किया जाता था। हम लोगों ने मौर्य प्रशासन में भी देखा था कि इसी प्रकार से भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। विभिन्न मंत्री पद जो है उनके नाम हम लोगों ने मौर्य प्रशासन में भी देखे थे। यहां पर भी विभिन्न जो मंत्री पद थे उनके नाम हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा मंत्री कौन सा कार्य संभालता था। ठीक है, तो पहला है आपका कुमारा मात्य। कुमारा मात्य जो होता था वह सर्वोच्च पदाधिकारियों का वर्ग हुआ करता था जो कि प्रांतीय प्रशासन को संभालता था। इसका प्रमुख जो हुआ करता था वह राज परिवार या फिर राजकुल का सदस्य हुआ करता था। और उसके अंतर्गत जो है, अब राजकुल के सदस्य तो काम करेंगे नहीं ना, तो उनके अंदर जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं को कुमारा मात्य कहा जाता था, यानी कि कुमार का अमात्य। कुमार मतलब राजकुमार और अमात्य मतलब कि उसका मंत्री। ठीक है, तो आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं कि कुमारा मात्य का मतलब हो गया राजकुमार का अमात्य, राजकुमार का मंत्री। ठीक है, तो यह जो है प्रांतीय प्रशासन संभालते थे और सर्वोच्च पदाधिकारियों का वर्ग हुआ करता था कुमारा मात्य। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखते हैं महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत जो होता था वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था और इसके अंतर्गत जो है आपका भटास्वपति हुआ करते थे, हाथियों के दल का नेतृत्व करने वाला अधिकारी हुआ करता था, जिसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका महाबलाधिकृत जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद है आपका महादंड नायक। महादंड नायक जो होता था वह न्याय का मंत्री होता था, या आज के डेट में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं महादंड नायक की। ठीक है, तो यह सैन्य और न्याय प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक जो हुआ करता था वह आपका शांति और वैदेशिक नीति का प्रमुख हुआ करता था। जैसे आज के डेट में विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर, तो उनसे इसकी तुलना कर सकते हैं कि एस जयशंकर मतलब कि जो वैदेशिक मामलों के प्रमुख हैं, विदेशों से शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करते हैं, तो वही यहाँ पर हो गया आपका महासंधि विग्रहिक। ठीक है, इसके बाद आते हैं और देख लेते हैं दंडपाशिक के बारे में। तो दंडपाशिक जो था वह पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अब पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी आज के डेट में डीआईजी से तुलना कर सकते हैं। डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे आजकल चर्चा में भी है, जदयू ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनसे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। जब सॉरी डीआईजी नहीं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो जो ये डीजीपी कह सकते हैं या फिर पुलिस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वह आपका दंडपाशिक कहलाता था। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो साधारण पुलिस अधिकारी होते थे उनको चाट या फिर भाट कहा जाता था। चाट या फिर भाट कहा जाता था। इनमें आप आईपीएस वगैरह को ले सकते हैं। ठीक है, आईपीएस वगैरह को ले सकते हैं या फिर एएसआई वगैरह को ले सकते हैं, दरोगा वगैरह को ले सकते हैं। ठीक है, तो चाट या फिर भाट कहलाते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष जो होता था वह सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। जैसे आपके मान लिए प्रधानमंत्री, आज के डेट में प्रधानमंत्री क्या है, जितने भी केंद्रीय विभाग हैं उनके प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। सभी विभागों के काम काज की देखरेख करना, किस प्रकार से मंत्री काम कर रहे हैं किस विभाग में, यह सब देखरेख कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो यहां पर आप जो है उनसे तुलना कर सकते हैं सर्वाध्यक्ष की, जो केंद्रीय विभागों का, सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आगे देख लेते हैं महामंडाधिकृत, जो कि राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। जैसे फिनांस मिनिस्टर, आपके जो वित्त मंत्री हैं वह राजकीय कोष के प्रमुख अधिकारी हैं ना, तो उसी प्रकार से यहां पर जो है आपका महामंडाधिकृत हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पद है वह है आपका ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण जो होता है वह भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी, तो यहां पर आप एक तरह से मतलब डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से एसडीएम को ले सकते हैं, तहसीलदार को ले सकते हैं। ठीक है, या फिर भू राजस्व वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी जो होता है उसको आप ले सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो यह होता था आपका ध्रुवाधिकरण, जो कि भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद देख लेते हैं महाछपटलिक। महाछपटलिक जो होता था वह दस्तावेज या राजा की आज्ञा जो है, प्रमुख दस्तावेज जो हुआ करते थे या फिर राजा की जो आज्ञा हुआ करती थी, जिसको राजाज्ञा कहते हैं, उसको लिपिबद्ध करने का काम किया करता था। ठीक है, उसको लिपिबद्ध करने का काम किया करता था, मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्लर्क था। ठीक है, एक प्रकार का क्लर्क था जो कि जो भी राजा की आज्ञा होती थी या फिर जो प्रमुख दस्तावेज होते थे उसको लिपिबद्ध किया करता था। जैसे आज के डेट में देखते हैं ना, विभिन्न विभागों में होते हैं आपके टाइपिस्ट होते हैं जो कि प्रमुख जो दस्तावेज होते हैं उनको टाइप करके और कंप्यूटर में सजा देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिपिबद्ध करने के लिए यह अधिकारी हुआ करता था, जिसको महाछपटलिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक जो होता था वह धर्म संबंधी मामलों का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। धर्म संबंधी मामले निपटाता था और मंदिर इत्यादि की देखरेख भी किया करता था। वही राजा को परामर्श देता था विभिन्न यज्ञ वगैरह कराने के लिए, या फिर मंदिरों को दान वगैरह देना है, नए मंदिर बनवाने हैं, तो इन सब के बारे में जो है राजा को यही आपका देता था, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सलाह दिया करता था। ठीक है, तो यह हो गया आपका विनय स्थिति स्थापक। आगे है अग्रहारिक। अग्रहारिक जो हुआ था वह दान विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, मतलब कि चैरिटी जो करना था राजा को, उस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। वो देखता था कि भैया किस विभाग में कितने दान वगैरह दिए गए हैं और किसको जो है दान देने की जरूरत है, कौन सा धार्मिक संस्था है या फिर गरीबों के लिए किस प्रकार से दान वगैरह देना है, इसकी वह सलाह दिया करता था। अग्रहारिक कहलाता था। इसके बाद कर्णिक। कर्णिक नाम का जो अधिकारी हुआ करता था। अब आते हैं छोटे छोटे अधिकारियों पर। यहां तक हम लोगों ने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, अमात्यों को देखा, अब जो है छोटे छोटे अधिकारी हैं, जिसमें पहला है कर्णिक। कर्णिक जो है वह महाछपटलिक के अधीन काम करता था। महाछपटलिक जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि
आपका दस्तावेजों का वह लिपिबद्ध दस्तावेजों का को लिपिबद्ध करता था और जो आपके राजाज्ञा हैं उनको भी लिपिबद्ध किया करता था। तो उसके अंतर्गत यह अधिकारी होता था जिसको कर्णिक कहा जाता था, जो कि भूमि आलेखों को भी लिपिबद्ध करता था। मतलब कि भूमि किसके पास कितनी भूमि है, किसको कितना भूमि दान दिया गया है, तो इन सब का भी लेखा जोखा वह रखा करता था। ठीक है, जिसको कर्णिक कहा जाता था। आगे देख लेते हैं न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण जो हुआ करता था वह भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। ठीक है, जैसे अभी आज के डेट में आप जिला न्यायालय देखते हैं ना, मैंने अधीनस्थ न्यायालय में पढ़ाया है। जिला न्यायालय जो कि दीवानी न्यायालय होता है, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा वही करता है जिला के स्तर पर। तो यह जो है आपका वही अधिकारी हो सकता है, आपका भूमि संबंधी विवादों का निपटारा यह किया करता था, जिसको न्यायाधिकरण कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका भटास्वपति। भटास्वपति जो हुआ करता था वह आपका जितने भी घुड़सवार होते थे, सेना में जो भी घुड़सवार दल हुआ करता था उसका यह प्रमुख अधिकारी होता था। जैसे आज के डेट में आप देखते हैं तीनों सेना के प्रमुख अधिकारी होते हैं ना, नौसेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। तो उसी प्रकार से उस समय तो ये वायुसेना हुआ नहीं करती थी, तो उस समय क्या होता था, जो सेना का जो विभाजन होता था वह आपका पैदल सेना में हुआ करता था, रथ पर जो सवार होते थे उनमें होता था, फिर आपका अश्व दल होते थे, हाथी दल होते थे। ठीक है, तो उनके अलग अलग प्रधान अधिकारी हुआ करते थे। उसी में जो घुड़सवार दल का प्रमुख हुआ करता था उसको भटास्वपति कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं महापीलुपति। महापीलुपति जो हुआ करता था वह हाथियों के दल का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, महापीलुपति। इसके बाद हम देखते हैं पुरपाल। पुरपाल जो होता था वह नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जिसको पुरपाल कहते हैं। आज के डेट में आपका मेयर होता है ना, नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी, तो उससे इसकी तुलना कर सकते हैं पुरपाल की। ठीक, आगे देख लेते हैं पुस्तपाल। पुस्तपाल क्या होता था, जो कि कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखा करता था। मतलब कि प्रत्येक जो आपका क्या बोलते हैं जिला का जो प्रमुख होता था उसका अपना कार्यालय होता था। ठीक है, और उस कार्यालय में जितने भी अभिलेख होते थे, जितने भी दस्तावेज होते थे, उनको सुरक्षित करने का काम यही पुस्तपाल किया करता था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा प्रमुख विभागों के मंत्रियों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। अब हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं आपका प्रांतीय प्रशासन के बारे में। यहां तक हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन देख लिया कि केंद्र में जो हुआ करता था राजा हुआ करता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करते थे जिनको अमात्य कहा जाता था। ठीक है, और जो भी प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे केंद्रीय प्रशासन के, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन का जैसे मैंने बताया कि प्रांतों को देश, भुक्ति या फिर अवनी कहा जाता था और उनका जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको उपरिक कहा जाता था। ठीक है, उपरिक कहा जाता था। और इसमें मैंने यह भी बताया कि राजकुल या फिर राज परिवार से संबंधित जो व्यक्ति होते थे वही प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते थे प्रांतों में। ठीक है, और सीमांत प्रदेशों के जो शासक होते थे, अब प्रांत है तो प्रांत जो है, जो सीमावर्ती प्रांत है, तो सीमावर्ती जो आपके जैसे मान लिया कि जम्मू कश्मीर का कोई प्रशासक है, आज के डेट में जम्मू कश्मीर का कोई प्रशासक है या फिर राजस्थान का कोई प्रशासक है ना, तो विभिन्न प्रांत हो गए इस प्रकार से। अब जम्मू कश्मीर से लगा हुआ सीमा है पाकिस्तान का या फिर आपका चीन का लगा हुआ है। ठीक है, तो सीमावर्ती जो प्रांत है, जैसे मान लिया आज के डेट में चीन है, पाकिस्तान है, आपका नेपाल है, ये सब हमारे सीमावर्ती प्रांत है। तो उनके जो शासक थे, सीमावर्ती प्रांतों के जो शासक थे, उनको गोपता कहा जाता था, गोपता कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जिला प्रशासन के बारे में देखते हैं। प्रांतीय प्रशासन हम लोगों ने देख लिया। जिला प्रशासन में देखें तो जिला को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। और इसके प्रमुख का नाम याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि विषय पति मतलब कि विषय का रक्षक, पति का मतलब होता है रक्षक। ठीक है, तो विषय का रक्षक जो होता था, मतलब विषय पति जो होता था, वह विषय यानी कि जिला का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसका अपना कार्यालय हुआ करता था, जैसा मैंने बताया कि इसका अपना कार्यालय हुआ करता था और वहीं से यह काम करता था। कार्यालय में जो भी आपके दस्तावेज होते थे उनकी सुरक्षा के लिए मैंने बताया कि कौन सा अधिकारी हुआ करता था, पुस्तपाल हुआ करता था। ठीक है,
और सहायता के लिए जो आपका विषय पति है उसकी सहायता के लिए विषय परिषद हुआ करता था। जैसे हम लोगों ने राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद देखा, तो यहाँ पर विषय की सहायता के लिए विषय परिषद हुआ करता था। ठीक है, और जो विषय परिषद के सदस्य थे उनको विषय महत्तर कहा जाता था, विषय महत्तर कहा जाता था। और इसके सदस्य कौन कौन होते थे विषय परिषद के? तो पहला है आपका नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी जो होता था नगर के श्रेणियों का प्रधान हुआ करता था। नगर के श्रेणी से क्या तात्पर्य है? श्रेणी जो होती थी वह व्यापारियों के संगठन को कहते थे या फिर व्यवसायियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और उनका जो प्रधान होता था, नगर के जो भी श्रेणियां हैं उनका जो प्रधान हुआ करता था उसको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, और यह भी जो है आपका विषय महत्तर में शामिल था, यानी कि विषय परिषद में शामिल था। इसके बाद आपका सार्थवाह हुआ करता था। सार्थवाह जो था वह व्यापारियों का प्रधान हुआ करता था। ठीक है, सार्थवाह जो है वह व्यापारियों का प्रधान हुआ करता था। इसके बाद है आपका प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक जो होता था वह शिल्पियों का प्रधान हुआ करता था। शिल्पी जो कि विभिन्न प्रकार के आपके मृदभांड बनाना हो गया या फिर मनका बनाना हो गया, आपका माला बनाना हो गया, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाना हो गया, तो ये सब जो शिल्प का काम करते थे, ठीक है, उनका प्रधान जो हुआ करता था वह प्रथम कुलिक कहलाता था। आगे देख लेते हैं प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ जो हुआ करता था वह मुख्य लेखक हुआ करता था। लेखक जैसे मेरे जैसा आदमी जो कि लिखता है, कवि हुआ करता है, तो उनका जो प्रधान हुआ करता था उसको प्रथम कायस्थ कहा जाता था। तो ये जो चारों थे, नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, ये जो थे आपके विषय की सहायता के लिए, मतलब कि विषय पति की सहायता के लिए जो विषय परिषद होती थी उसके सदस्य हुआ करते थे और इनको कहा क्या जाता था? विषय महत्तर कहा जाता था। आगे देख लेते हैं हम लोग नगर प्रशासन के बारे में। तो नगर प्रशासन जो है वह नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित की जाती थी और नगर पालिकाओं का जो प्रमुख हुआ करता था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुरपाल कहा जाता था। पुरपाल इसको कहा जाता था, नगर का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद देखते हैं स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन में हम लोग देखते हैं कि जो आपके जिले थे उनको विभिन्न तहसीलों में बांटा जाता था। ठीक है, तहसील जो थे वह ग्रामों के समूह में बांटा जाता था जिसको पेठ कहते हैं, और पेठ को जो है आपका ग्रामों में बटा हुआ होता था जो कि सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो इसी यहीं से आपका तहसील से शुरू हो जाता है क्या? आपका स्थानीय प्रशासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि विधि या फिर तहसील जो हुआ करता था उसका प्रमुख आयुक्त तो होता था। ठीक है, उसके बाद पेठ हुआ करती थी जो कि ग्राम से बड़ी इकाई हुआ करती थी और ग्राम का प्रमुख जो है वह ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, और ग्राम का जो प्रशासन है वह ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। ग्राम का जो प्रशासन है, गांवों का जो प्रशासन है वह ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। आज के डेट में भी देखते हैं आपका ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता है। स्थानीय स्वशासन में यही तो होता है, जो पंचायत होती है उसमें ग्राम सभा होती है ना, उसी के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। तो उस समय भी यही हुआ करता था। ठीक है, और गांवों का जो प्रधान हुआ करता था उसको ग्रामिक या फिर ग्रामपति कहा जाता था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो ग्राम सभा के जो अधिकारी हुआ करते थे, ग्राम सभा के अधिकारी जैसे आज के डेट में आपका वार्ड मेंबर है ना, आपका जिला परिषद का अधिकारी है, तो यह सब जो होता था आज के डेट में जो होता है उसमें हम लोग देख लेते हैं ग्राम सभा के अधिकारी उस समय क्या हुआ करते थे। तो पहला जो अधिकारी था वह महत्तर कहलाता था, महत्तर हो गया। इसके बाद है आपका अष्टकुलाधिकारी, अष्टकुलाधिकारी। इसके अलावा आपका ग्रामिक है, ग्रामिक तो आप देख सकते हैं गांव का जो प्रधान हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुटुंबिन, कुटुंबिन। तो ये चार अधिकारी दिए गए हैं, महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक और कुटुंबिन दिए गए हैं जो कि प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे स्थानीय प्रशासन के। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं भूमिदान के बारे में। भूमिदान के बारे में यदि देखें तो भूमिदान की जो प्रथा है वह महाकाव्य युग से ही चलती आ रही है। हम लोग देखते हैं कि महाभारत में भूमिदान प्रशंसा नाम से एक अलग ही अध्याय दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि महाकाव्य काल से ही भूमिदान की प्रथा चली आ रही है। अब आपका
सबसे प्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है भूमिदान का, वह हम लोग पढ़ चुके हैं सातवाहन काल, जब हम लोग पढ़ रहे थे मौर्योत्तर में, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है वह प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मिलता है, सातवाहनों के काल का। ठीक है, अब उस समय से धीरे धीरे भूमिदान की जो प्रथा है वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती गई। 5वीं शताब्दी आते आते यह जो है अपने उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गई, मतलब बहुत ज़्यादा भूमिदान दिए जाने लगे और गुप्तों के काल में जो है वह राजा से पूछे बिना भी जो है अधिकारी जो है वह भूमिदान कर दिया करते थे। ठीक है, और इस प्रकार से जो जिनको भूमिदान किया जाता था वह धीरे धीरे सामंतों के रूप में बदलने लगे। और इतिहासकार आर.एस. शर्मा, जिन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तक लिखी है 12th की, उनके अनुसार जो है यहीं से गुप्त काल से ही 6ठी शताब्दी से आपका सामंतवाद का युग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने भूमिदान के बारे में देखा है। ठीक है, गुप्त काल के अंतिम समय में सामंतवाद का उदय जो है वह 6ठी शताब्दी में चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रशासन समाप्त हो जाता है, जो कि केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन था और स्थानीय प्रशासन था। अब हम लोग देख लेते हैं न्याय प्रशासन के रूप के बारे में। तो न्याय प्रशासन में देखें तो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वह तो राजा ही हुआ करता था यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका दंड जो दिए जाते थे वह बहुत ही, जैसा हम लोगों ने फाहियान के विवरण में पढ़ा कि जो अपराध के लिए दंड दिए जाते थे वह बहुत मामूली दंड दिए जाते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बहुत बार अगर कोई देशद्रोह कर लेता था तब जो है जाकर के उसका एक हाथ काटा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, और मृत्यु दंड का प्रावधान ही नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि न्याय व्यवस्था में जो दंड का प्रावधान था वह बहुत ही कोमल हुआ करता था, बहुत ही लिबरल हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि कठोर दंड का प्रावधान नहीं हुआ करता था, जैसा कि आपका मौर्य प्रशासन में हम लोग देखते हैं या फिर मौर्योत्तर काल पे देखते हैं। ठीक है, और न्याय प्रशासन की जो जानकारी मिलती है वह गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की स्मृतियां लिखी गई थी। ठीक है, तो नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति से हमें गुप्त काल के न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त काल, और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गुप्त काल ही प्रथम काल था, प्रथम समय था जब दीवानी और फौजदारी कानूनों को पृथक किया गया, अलग किया गया और उन्हें मतलब कि अच्छे से परिभाषित किया गया। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है न्याय व्यवस्था, तो हाल ही में मैंने ख़त्म किया है आपका न्यायपालिका के बारे में, तो वहाँ पर मैंने समझाया है कि दीवानी कानून क्या होता है और फौजदारी कानून क्या होता है। दीवानी के अंतर्गत जो है आपका विवाह से संबंधित मामला, तलाक से संबंधित मामला या फिर भूमि विवाद से संबंधित मामला, जो थोड़ा बहुत पैसा वैसा से संबंधित मामला होता है, कर्ज वगैरह से संबंधित मामला होता है, यह आपका दीवानी मामला होता है। और फौजदारी मामला में जो होता है आपका जितने भी मारपीट के मामले हैं, गुंडागर्दी के मामले हैं, आपका किसी की हत्या का मामला है या फिर बलात्कार वगैरह का जो मामला है, ठीक है, तो यह सब आपका फौजदारी में आता है। तो गुप्त काल ही वह प्रथम समय था जब दीवानी और फौजदारी कानूनों को पृथक किया गया, मतलब कि अलग किया गया और आपका उनको सही तरीके से परिभाषित किया गया, स्पष्ट तरीके से। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा गुप्तकालीन अभिलेखों की बात करें तो गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायालयों को जो है वह महादंडनायक, दंडनायक, सर्वदंड नायक इत्यादि कहा गया है। मतलब इन शब्दों का प्रयोग हुआ है न्यायालय के लिए या फिर न्याय व्यवस्था के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नालंदा तथा वैशाली। नालंदा तथा वैशाली दोनों ही बिहार में है। नालंदा जो है आपका नज़दीक है किसके, राजगीर के नज़दीक है। राजगीर जब जाते हैं, पटना से जब राजगीर जाते हैं तो बीच में आपका नालंदा आता है, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय भी था, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी, कुमार गुप्त ने करवाई थी। तो नालंदा हो गया। और उसके अलावा वैशाली, लोकतंत्र की जननी, जहाँ मेरा घर भी है ईश्वरीय कृपा से। तो नालंदा और वैशाली, यहाँ से जो मुद्राएं मिली हैं उस पर विभिन्न न्यायालयों की मुद्राएं हैं ये, और उन पर जो है जो शब्द अंकित हैं वो हैं आपके न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण और धर्म शासनाधिकरण। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द जो हैं वैशाली और नालंदा से प्राप्त मुद्राओं पर मिले हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणी का अपना अलग न्यायालय हुआ करता था। ठीक है, व्यापारी और जो व्यवसायी थे उनकी जो श्रेणियां हुआ करती थी उनका अपना अलग न्यायालय हुआ करता था। मतलब उनके बीच जो विवाद होता था तो वो
अपने आप में ही उसको सुलझा लिया करते थे। उसके लिए आप जो है वो लोग न्यायालय के पास नहीं जाया करते थे। ठीक है, इसको लोक अदालत से आप कंपेयर कर सकते हैं। लोक अदालत जो कि मैंने पढ़ाया है अधीनस्थ न्यायालय में, तो लोक अदालत क्या होता है कि आपसी बात, मतलब कि उसमें एक तो आपका न्यायाधिकारी होता है, लेकिन आपसी बातचीत से जो है मामले को सुलझा लिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लोक अदालत कह सकते हैं कि इनकी जो श्रेणियां हुआ करती थी व्यापारियों तथा व्यवसायियों की, उनके अपने पृथक न्यायालय हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा स्मृति ग्रंथों में दो शब्दों का उल्लेख है। पहला है आपका पूग और दूसरा है आपका कुल। पूग जो हुआ करता था वह नगर वासियों का समिति हुआ करता था, मतलब कि नगर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी समिति हुआ करती थी। ठीक है, और नगरवासी मतलब कि जो लोग होते थे उनके बीच में आपसी जो विवाद होता था उसको यही संभाल लेता था। कौन? पूग संभाल लेता था। ठीक है, और यह जो है नगर में निवास करने वाले विभिन्न जातियों की समिति हुआ करती थी। मान लिया आज के डेट में, अगर जाति वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लिया कि भूमिहार वर्ग का अलग जाति हो गया, आपका राजपूत वर्ग का अलग जाति हो गया, दलित वर्ग का अलग जाति हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जातियों के अलग अलग अपने समितियां हुआ करती थी, और जो उनके बीच में आपसी विवाद हुआ करते थे तो वह अपनी अपनी समिति के पास चले जाते थे और वहां पर न्याय का निपटारा कर लिया करते थे, विवाद का निपटारा कर लिया करते थे। इसके अलावा कुल हुआ करता था। कुल जो है वह समान परिवार की समिति हुआ करता था। ठीक है, मान लिया कि मेरा अलग कुल है, मान सकते हैं भारद्वाज कुल कह सकते हैं, जैसे मेरा गोत्र है, या फिर अलग अलग कुल आप समझ सकते हैं, मतलब कि भाई भतीजा चाचा इन सब को मिला करके जो है एक कुल बनता है। अपना जो परिवार होता है, खानदान जिसको कहते हैं, तो कुल का जो है अलग, हर एक कुल का अलग अलग समिति हुआ करता था, और अपने परिवार में या फिर कुल में जो भी विवाद हुआ करते थे उनको भी जो है आपसी समझौते से निपटा लिया जाता था। तो इसको कुल कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूग और कुल हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फाह्यान का विवरण देखते हैं। तो मैंने बताया कि जो न्याय व्यवस्था थी वह बहुत ही कोमल हुआ करती थी। उस समय मृत्युदंड का प्रावधान ही नहीं था, और जो है आपका अधिक से अधिक बहुत बार राजद्रोह कोई करता था तो उसका एक हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, मृत्युदंड का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देख लिया। हाँ, एक और पॉइंट है कि श्रेणी का जो प्रधान हुआ करता था, जैसे मैंने बताया कि व्यापारियों और व्यवसायियों की अलग अलग श्रेणी हुआ करती थी, तो श्रेणी का जो प्रधान हुआ करता था उसको ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग सैन्य प्रशासन के बारे में। तो सैन्य प्रशासन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि सबसे प्रमुख अधिकारी जो हुआ करता था सेना का, उसको महाबलीधिकृत कहा जाता था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अश्व सेना का जो प्रमुख हुआ करता था, घुड़सवारों की सेना का जो प्रमुख हुआ करता था उसको भटाश्वपति कहा जाता था। इसके अलावा हाथियों की सेना का जो प्रमुख हुआ करता था उसको महापीलूपति कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग सेनाएं हुआ करती थी और उनके अलग अलग नायक हुआ करते थे, यानी कि प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, और राजा जो होते थे वह खुद ही प्रमुख सैन्य संचालक हुआ करते थे। मतलब कि सैन्य संचालन जो है वह युद्धों में राजा स्वयं किया करते थे और बहुत प्रतापी शासक थे। समुद्रगुप्त इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि महाप्रतापी शासक था, कितने सारे उसने युद्ध लड़े थे और कभी भी पराजय का मुख उसको देखना नहीं पड़ा था। तो राजा जो थे, गुप्त शासक जो थे, वह स्वयं में अपने आप में बहुत अच्छे सैन्य संचालक हुआ करते थे। लेकिन उस समय जो है, जैसा हम लोग मौर्य प्रशासन में देखते हैं कि एक मतलब कि दृढ़ सेना, सुदृढ़ सेना की स्थापना की गई थी, उस प्रकार का गुप्त शासन में नहीं था। विभिन्न सामंत जो थे या फिर विभिन्न जो प्रांत थे उनकी अपनी अपनी सेनाएं हुआ करती थी, और युद्ध के समय वही लोग जो है सामंत लोग अपनी अपनी सेना राजा को भेज दिया करते थे और सब मिल करके युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, और प्रशासन भी यदि हम लोग देखें तो जिस प्रकार का केंद्रीकृत प्रशासन मौर्य काल में हम लोग देखते हैं उस प्रकार का यहाँ पर केंद्रीकृत प्रशासन नहीं मिलता है, उसमें थोड़ा सा विकेंद्रण जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सैन्य प्रशासन में हम लोगों ने देखा विभिन्न अधिकारियों के बारे में। ठीक है, सैन्य सामानों की व्यवस्था जो किया करता था उसको रण भांडागारिक कहा जाता था। रण भांडारागारिक, मतलब रण मतलब युद्ध, भंडार मतलब कि जो भंडार भरता था, मतलब कि सामानों
की उपलब्धता सुनिश्चित करता था और इसीलिए उसका पूरा नाम जो है रणभंडारागारिक है। ठीक है, तो यह जो है सैन्य सामानों की देखरेख करता था, सैन्य सामान उपलब्ध कराता था सेना को। ठीक है, इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है आपका हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो कि समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखा गया है, तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भी जिक्र किया गया है। इसमें प्रमुख अस्त्र जो है वह है परशु, शर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, नाराज इत्यादि। तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रमुख अस्त्र शस्त्रों के रूप में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने देखा सैन्य प्रशासन के बारे में और केंद्रीय प्रशासन के बारे में, प्रांतीय प्रशासन के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में और स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, मैं तो चाहता था कि जितना भी आपका सांस्कृतिक विषय है, जैसे कि आपका प्रशासन हो गया, आपका जो है क्या बोलते हैं समाज हो गया, आपका आर्थिक व्यवस्था हो गया, राजस्व हो गया, यह सब जितना भी आपका है कला संस्कृति इत्यादि सब एक ही वीडियो में बना दूं, जैसा मैंने किया भी है पीछे। लेकिन आप ही लोग कहते हो कि भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 30 मिनट से ज़्यादा हम बैठ नहीं पाते हैं एक बार में, तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया चलो चलो अलग अलग ही कर देते हैं, सब लोग 30-30 मिनट का वीडियो देखें, और अलग अलग वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे, गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। ठीक है, और ये वीडियो लगातार आएंगे, अभी हर 4-5 घंटे पर आपको वीडियो जो उपलब्ध होंगे, क्योंकि मात्र 100 दिन बचा है और मैंने जो लिस्ट दिया था उसका टोटल टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। गुप्त काल जैसा ही खत्म होता है, गुप्तोत्तर काल का 2-3 वीडियो बना करके और उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर दूंगा। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, जितने भी वीडियोज पीछे दे चुका हूँ वो सारे आप लोग देख जाइए। प्रमुख वीडियोज की लिस्ट भी जो है मैंने प्रोवाइड कराई है ग्रुप में, तो आप लोग प्रमुख वीडियोज जितने भी हैं वो सारे देख जाइए और अपनी तैयारी को एकदम नया आयाम दीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो है वीडियोज़ देखने के बाद आपका छूटेगा नहीं। 90 to 95% क्वेश्चन बनाने में आप लोग जरूर से जरूर सफल होंगे। आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा कहावत है। मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है यदि आप लोग वीडियोस देख लीजिए, कोई भी टॉपिक देख लीजिए। मान लिया संसद का वीडियो देख लिया और उसके बाद संसद से जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना डाला, या फिर जो आपका सेट दिया हुआ है क्वेश्चंस का सेट जो होता है विभिन्न एग्जाम्स का, वो बना डाला और वहां से देख लिए कि भैया क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो जाकर के देखिए, आजमाइए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। मैं तो घर ही डिजाइन का प्रचार कर रहा हूं, है ना। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और जाते जाते जो मैं हमेशा कहता हूं कि पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए, नारी का सम्मान कीजिए, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर कीजिए, स्वयं के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए। ठीक है, और जो जीव जंतु हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उन पर दया का भाव रखिए। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है तो उनको भी नमन कीजिए। ठीक है, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।